टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो प्रोनाउन का नेक्स्ट वीडियो होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल्स की। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रोनाउन के रूल पढ़ रहे हैं, तो रूल नंबर 7 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 8th रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, 8th रूल थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं जिसका आपको बार बार जिक्र कर रहा था कि आपकी जो एग्ज़ाम है पीईबी जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो पीईबी क्वेश्चन इस रूल से पूछता है। प्रोनाउन के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए जाते हैं। या फिर मैं बताऊं कि 75% से भी ऊपर, 75 से 80-85% तक जो क्वेश्चन अगर बने हैं प्रोनाउन के, तो वो इसी रूल से बने हुए हैं, इससे और इसके नेक्स्ट वाले से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वापस से जोर दे के बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। आप देखिएगा इस रूल पे कितने हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा 8th रूल। फोटो आ जाए, आ गया 8th रूल। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 8th रूल आपका है रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें आपको कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि हम कंजक्शन पढ़ चुके हैं। और जो कंजक्शन होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स, जो कंजक्शन, वही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो सिंपल सी बात देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन यदि 2 सेंटेंस है, तो 2 सेंटेंस को जो चीज़ जोड़ने का काम करती है, एज अ कंजक्शन वर्क करती है, उस कंजक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो हमारे मेन रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या आते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हु, हुज, विच, दैट और व्हाट। वापस रिपीट करता हूँ, हु, हुज, विच, दैट और व्हाट। ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। या फिर ये कंजक्शन के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था कि कंजक्शन के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हु का प्रयोग देखते हैं। तो हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए किया जाता है, के रूप में किया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस में किसी व्यक्ति की बात हुई और उस व्यक्ति को वापस से बताना है, तो वहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए, सजीव व्यक्ति के लिए हम लोग किसी सेंटेंस में एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हु का प्रयोग कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो एज अ सब्जेक्ट करेंगे। तो व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए, स्टार्टिंग से देखिए। पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, आई डोंट लाइक द गर्ल हु इज़ इन ब्लू टॉप। तो क्या लिखा हुआ है कि मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता जो कि ब्लू टॉप में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अगर हु का प्रयोग, तो ये आपने देख लिया, आई डोंट लाइक द गर्ल हु इज़ इन ब्लू टॉप। तो दिस इज ओनली द एग्जाम्पल, राइट। अब देखो, ये आपने देखा, आपने इसमें क्या देखा कि मैंने गर्ल के बाद हु का प्रयोग किया है। ठीक है, तो हु किसको बता रहा है, जो कि, जैसे कि इसमें है कि मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता जो कि ब्लू टॉप में। क्लियर है ना। तो जो कि ब्लू टॉप में, तो जो कि के लिए हमने क्या लगाया, हु लगाया। और हु किसके लिए लगाया, यहाँ पे लड़की के लिए, जो लड़की ब्लू टॉप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। अब देखिए जरा ध्यान से, हु के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, हु के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, तो हु के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आपने प्रयोग किया है, उसके हिसाब से वो वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस को, इस रूल को आप जरा एग्जाम्पल से समझिए तो ध्यान से समझ में आएगा। तो हु के बाद अगर कोई वर्ब आती है, तो हु के बाद जो भी वर्ब आपको लगाना है वो डिसाइड आप कैसे करोगे, हु के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है उसको देख के डिसाइड करोगे कि वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। जरा ध्यान से देखिए, आई डू नॉट लाइक द बॉय हु हैज़ डन इट। मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने यह किया है। तो ये बिल्कुल सही है, पसंद थोड़ी करोगे आप। तो आई डू नॉट लाइक द बॉय हु हैज़ डन इट। तो आप देखिए, बॉय जो है वो सिंगुलर है। तो बॉय अगर सिंगुलर है, उसके बाद में हु लगा हुआ है, तो हु आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पे। और हैज़ लगा हुआ है, तो देखो हैज़ का प्लूरल क्या होता है, हैव। तो हैज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है। चूँकि हु के पहले, आप जरा देखिएगा नोट्स में, चूँकि हु के पहले मैंने बॉय का प्रयोग किया है और बॉय जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हु के बाद में हैज़ लगाया है। हैव अगर लगा देता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। हैज़ लगेगा क्योंकि सिंगुलर नाउन आया है पहले, और सिंगुलर नाउन के लिए हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाई। ठीक है, तो हु हैज़ डन इट, ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट लाइक दोज बॉयज़
हु हैव डन इट, तो अगर इसी सेंटेंस का प्लूरल बनाया तो आई डू नॉट लाइक दोज बॉयज़, मैं उन लड़कों को पसंद नहीं करता जिन्होंने ये किया है, तो आई डू नॉट लाइक दोज बॉयज़ हु हैव डन इट। तो देखिए अब बॉयज़ यहाँ पे से हु के पहले जो है प्लूरल है, तो हु के बाद में जो वर्ब हु हैव आई है वो भी प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है। देखो PS और PV लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे शॉर्ट में, है ना, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट या और प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब देखो हुम का प्रयोग कहाँ होता है। तो यदि किसी सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग एज अ ऑब्जेक्ट करते हैं, वापस से सुनिए, यदि किसी सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रयोग किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कर्म के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तब हम हु की जगह हुम का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है किसी सेंटेंस में, तो हम हु की जगह क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय हुम आई सॉ इन मार्केट, यह वो लड़का है जिसको मैंने मार्केट में देखा था। तो दिस इज अ बॉय हुम आई सॉ इन द मार्केट, तो दिस इज अ बॉय, वो बॉय ऑब्जेक्ट है, तो हुम जिसको मैंने मार्केट में देखा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो लड़का बॉय, तो हमने हुम का प्रयोग किया। फिर द स्टूडेंट हुम आई मेट टुडे वॉज संजय सन, मतलब कि जो स्टूडेंट से आज मैं मिला वो संजय का पुत्र है, ठीक है। तो द स्टूडेंट हुम आई मेट, तो द स्टूडेंट वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो हुम आई मेट जिससे कि मैं मिला, है ना, तो वहाँ पे हुम का प्रयोग किया गया है। जिससे आज मैं मिला वो संजय का पुत्र है, तो वहाँ हुम का प्रयोग किया गया। तो अल्टीमेटली आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब बात करते हैं विच की। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी किसी व्यक्ति का बोध हो रहा हो सेंटेंस से, तो आप हु का प्रयोग करेंगे एज अ सब्जेक्ट अगर आपको करना है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस में और एज अ ऑब्जेक्ट उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो हुम का करेंगे। लेकिन व्यक्ति की जगह अगर किसी वस्तु को आपको बताना है और वस्तु को बताने के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो आप हु या हुम नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे हमेशा विच। काय का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। तो विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। जरा एग्जांपल देखिए, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, यह वो पेन है जिसे मैंने कल खरीदा था, ठीक है। तो दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, देखिए यहाँ पे विच का प्रयोग किया गया है, क्यों, क्योंकि पेन आया है, तो निर्जीव के लिए विच का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन देखिए विच का प्रयोग कंपेरिजन के लिए भी किया जाता है। अगर दो सजीव वस्तुओं का कंपेरिजन हो रहा हो तो हम विच का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली वो उतना आप उस पर ध्यान मत दीजिए, वो एक अलग स्ट्रक्चर है, कभी होगा तो मैं उसको बताऊंगा सेंटेंस एग्जांपल लेके भी। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख रहे हैं, तो विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए देखा है। अब देखते हैं दैट और व्हाट का प्रयोग। तो आप देखिए दैट और जो व्हाट का प्रयोग होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, दैट और व्हाट दोनों का ही प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जा सकता है। दैट का प्रयोग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन सजीव निर्जीव दोनों के लिए किया जा सकता है। व्हाट का भी प्रयोग एज अ सजीव और निर्जीव दोनों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन किया जा सकता है। तो दैट और व्हाट दोनों का ही प्रयोग सजीव निर्जीव के लिए किया जा सकता है, ये हमने देखा। एग्जाम्पल जरा देखते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें, कि दैट का जो प्रयोग होता है वो मुख्यतः जानवरों के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, जब जानवरों की बात हो तब किया जाता है। लेकिन व्हाट का प्रयोग मुख्यतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को बताने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा जैसे प्यार हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, नफरत, ऑनेस्टी, ईमानदारी, मतलब जिस नाउन से, जिस नाम से किसी भाव का प्राकट्य हो रहा है, भाव का बोध हो रहा है, दैट इज कॉल्ड भाववाचक संज्ञा, दैट मीन्स इन इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है, और नॉर्मली अगर जानवरों वगैरह की बात हो तो दैट का प्रयोग, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इधर की साइड आपको स्क्रीन दिखाई देगी और उस पर एग्जाम्पल दिखाई देंगे, व्यवस्था ऐसी करके रखिए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज दी ठीक है, लो दैट आई बॉट। ये लो नहीं होना चाहिए, काउ होना चाहिए, COW है, वो L दिख रहा है, ठीक है, तो काउ होगा। तो दिस इज द काउ दैट आई बॉट, यह वो गाय है जिससे मैंने खरीदा था। तो दिस इज द काउ दैट आई बॉट, काउ जानवर है, गाय जानवर है, तो हमने डेट लगाया, ठीक है, बिल्कुल सही है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, मैं ये नहीं समझता कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड लगाया, अंडरस्टैंड के बाद आपने व्हाट का प्रयोग किया, क्योंकि अंडरस्टैंड जो है वो समझना यानी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। अल्टीमेटली ये आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो
तो ये वाला जो था हमारा दैट का और व्हाट का प्रयोग था। अब देखिए ज़रा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ स्क्रीन चेंज हो गई, बहुत बढ़िया। हमारे जो बंधु है वो बड़े कलाकार है, पहले ही कर देते स्क्रीन चेंज, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। देखिए नोट की बात करते हैं, कुछ नोट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो कि आप 2-2 हज़ार के समझ के अपनी दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए द सेम के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो उसके बाद हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो द सेम अगर कहीं लिखा हुआ तो इसके बाद में आपके पास में नाउन आएगा हमेशा, और उस नाउन के बाद हमेशा दैट का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो स्ट्रक्चर कैसा चलेगा, द सेम, नाउन और फिर दैट आता है हमेशा, ये स्ट्रक्चर होता है, आपको ध्यान रखना है। जरा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल इसका, दिस इज द सेम बॉय दैट मेट मी ऑन दी रोड। तो देखो दिस इज द सेम बॉय, यह वही लड़का है जो मुझे रोड पर मिला था। तो दिस इज द सेम बॉय दैट मेट मी ऑन दी रोड, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि दैट के बाद बॉय के बाद दैट आया है, और बॉय के बाद दैट कैसे आया, देखो दिस इज द सेम आया, द सेम के बाद में नाउन आया दैट इज बॉय, और फिर दैट आया। तो देखो दिस इज द सेम बॉय, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो दिस इज द सेम बॉय दैट met me yesterday, that was the sentence or something like that, that was the sentence. So this is the same, तो देखो ये the same आया, फिर ये noun आया, the same आया, ये the same हो गया, फिर boy, तो boy एक noun है, noun आ गया, the same तो यहाँ आ गया, ये boy एक noun है, और that यहाँ आ गया। तो ये हो गया कि नहीं, the same फिर noun फिर that, तो that का प्रयोग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लगा दीजिए फोटो वापस से। तो अल्टीमेटली क्या आया, दिस इज़ द सेम बॉय दैट मेट मी ऑन द रोड यस्टरडे, ठीक है, दैट मेट मी यस्टरडे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऑन द रोड नहीं है तो भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो उसके बाद में हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए रूल क्या बोलता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाले नाउन के प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में अगर नाउन का कोई प्रोनाउन आ रहा है, किसी नाउन के लिए कोई प्रोनाउन प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके बाद में हमेशा क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। जरा एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल में आपके पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ दैट आई हैव एवर सीन। तो वह एक उनमें से एक, जितने भी लड़के मैंने देखे उसमें से एक लड़का है उसमें से बेस्ट लड़का है जिसको मैंने अभी तक देखा है, इस प्रकार का सेंटेंस का भाव है। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ दैट आई हैव सीन एवर सीन। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वन ऑफ दी और फिर बेस्ट आया, तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड सिंपल, बेटर कंपेरेटिव, और बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो दिस सो लिखा क्या है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ दैट आई हैव एवर सीन। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव के बाद में दैट आएगा, सिंपल, इसको ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट आएगा, ख़त्म। थर्ड देखते हैं, थर्ड लॉ क्या है, थर्ड रूल है, एक नोट है, आपको ये ध्यान रखना है, तीसरा नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग और नथिंग। वापस से सुनिए, ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग और नथिंग, ये जो वर्ड है इनके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल के बाद आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके बाद में दैट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। नहीं, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया यहाँ पे, ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग के बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन तो खुद ही दैट होता है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है, मैं गलत पढ़ गया उसको। तो यहाँ पे ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग और नथिंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है, वो ऐसा सेंटेंस है ना, सॉरी फॉर दैट। देखिए स्टार्ट, देखिए एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज नथिंग दैट कुड टेम्प्ट सौरव। तो ऐसा कुछ नहीं है जो सौरव को टेम्प्ट करे, ठीक है, तो ऐसा वहाँ कुछ नहीं था जो कि सौरभ को टेम्प्ट करे, वॉज लगा ना, तो देयर वॉज नथिंग दैट कुड टेम्प्ट सौरभ। ये बिल्कुल क्लियर और सही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि देयर वॉज नथिंग लिखा है
और नथिंग मैंने अभी बताया कि नथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, लिटिल आ जाए, फ्यू आ जाए, एनी आ जाए, ओनली आ जाए, तो इसके बाद हमेशा दैट लगता है, तो यहाँ दैट आया, सिंपल। दिस इज़ द ओनली बुक दैट कैन गिव अस प्रॉपर गाइडेंस। तो यह एक ओनली बुक, एक सिर्फ एक बुक है जो हमको प्रॉपर गाइडेंस दे सकती है। तो दिस इज़ द ओनली बुक। अब देखो ओनली आया, तो ओनली आने के बाद में बुक आया, नाउन आया, उसके बाद में दैट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने बता ही दिया आपको कि ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग और नथिंग के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन का रूल, और ये जो रूल है मेरे दोस्त, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही। क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं तो बोलूँ इसी से पी भी पूछता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये फ़ोटो हटा दीजिए। नाउन तो प्रोनाउन जो होगा, हाँ हट गया, प्रोनाउन जो होगा वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसकी वीडियोज़ आएंगी तो आप आराम से देखिए। और दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पास समय बहुत है, अभी समय है हमारे पास में, तो हम आराम से ये करने के बाद रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, मतलब 60% के अप्रॉक्स मैंने सिलेबस आपका कवर करवा दिया, 60 to 65%। प्रोनाउन होने के बाद ज़्यादा कुछ चीज़ें रह नहीं जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप सभी चीज़ों को देख पाएंगे और बहुत अच्छे से हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके पास ही में बेल आइकॉन बन के आएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।